हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश दोनों को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, आज मैं आपका हिंदी में पूरे के पूरे बच्चों 20 में 20 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी, अगर मान लीजिए गद्यांश हमें नहीं आता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो आज मैं एक आपको गद्यांश बताऊंगा, एक पद्यांश बताऊंगा, दोनों को सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको गद्यांश का गा भी नहीं आता और पद्यांश का पा भी नहीं आता ना, फिर भी आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रिक मैं हर साल बच्चों को देता हूं, लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छा परसेंटेज लाते हैं। तो आज हम हिंदी में एक ही वीडियो में 20 नंबर कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे आपको जाकर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। तो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आज दोनों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी बच्चों 95% की गारंटी है। बस इन गद्यांश और पद्यांश को पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे और 2026 में माहौल बदल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक गद्यांश, ठीक है। ये जो गद्यांश है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑलरेडी आ चुका है और ये गद्यांश सबसे स्पेशल है। अब आप कहेंगे सर जी बाकी के गद्यांश कौन बताएगा? देखो, बाकी के गद्यांश मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप बस YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, सारे के सारे गद्यांश एक वीडियो में। तो गद्यांश में होता क्या है समझ लो। आपका ये गद्यांश 10 नंबर का पूछा जाता है, इसमें कुछ होगा नहीं। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये तो छोटा सा गद्यांश है। भैया देखन में छोटा लगे करे घाव गंभीर, ये वो वाली हाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ठीक है। अब इसके नीचे इस गद्यांश को पढ़ो और 5 क्वेश्चन है, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर आंसर लिखना सीखेंगे। देखो, पढ़ो और पहचानो। देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। बस इतना बड़ा गद्यांश है। अब आप लोग बताओ ये किस चैप्टर का गद्यांश हो सकता है? कोई पहचान सकता है? कोई है? अरे भैया सिंपल सा है। आपके इस गद्यांश में चैप्टर का कोई नाम आया है क्या? इसमें राष्ट्र आया है? नहीं भैया। क्या इसमें निंदा आया है? नहीं। क्या इसमें भाषा आया है? नहीं। इसमें आया है भैया अशोक। देखो अशोक आ गया, तो आप समझ जाइए ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बस अगर आप ये समझ गए 2 नंबर आपका कंप्लीट। तो मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। आप लोग पहले से ही पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद कर लीजिए। ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्र का स्वरूप जो है उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अशोक के फूल के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, निंदा रस के हरिशंकर प्रसाद जी, भाषा और आधुनिकता के प्रोजी सुंदर रेड्डी जी। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें तो पता चल गया, यानी कि हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने जो है 2 नंबर कंप्लीट कर लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमारा 2 नंबर कंप्लीट। पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। मतलब कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इसकी आपको व्याख्या करनी है। 2 नंबर आपको यहां पर भी मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी
ये तो पहले से ही हिंदी में दिया है, इसकी व्याख्या कैसे करें? अरे भैया हिंदी में है, हिंदी में ही 2 4 6 लाइन बढ़ा चढ़ा के लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है। फिर तीसरे क्वेश्चन का आंसर, बाकी तीनों क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। ऐसा कहा गया है कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। जैसे आप भी लोग अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे या रिश्तेदारों को देखते होंगे ना, दोस्त को देखे होंगे, वो कभी फोन नहीं करेगा, कोई कोई दोस्त होते हैं, सारे नहीं, ठीक है, कभी वो फोन नहीं करता। जब काम लगता है यार 400-500 रुपए पेटीएम कर दो, 1000 रुपए कर दो ना, तो वो फोन करता है। ठीक है, यही खासियत है, यही सबसे बड़ी कमी है भाई, सारा संसार स्वार्थी है। आगे देखो चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो देखो ये लिखा है भैया, लेखक ने दुनिया का इस तरह का व्यवहार बताया है कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यही व्यवहार लेखक ने दुनिया का बताया है। सिंपल सा है, कुछ है नहीं भैया, यही आपको उठाकर लिख देना है। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन गद्यांश में कर लिए, बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। वैसे ये छोटा गद्यांश है, इसमें एक्चुअल आंसर नहीं दिया है। कोई कोई गद्यांश तो ऐसा है ना कि सीधा सीधा आंसर लिखा है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे गद्यांश मैंने बताया था। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? अब देखो इसका आंसर सीधे सीधे दिया है, देखो ध्यान से, ये लिखा है सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। मतलब सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। बस हो गया भाई, 5 क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया आपको, इजी बहुत है। मतलब कुछ इसमें करना ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना है। वैसे ये है जो ना, इससे अलग भी गद्यांश आते हैं जिसमें पूरा का पूरा आंसर ही दिया रहता है। ठीक है, चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कहते हैं, पहले प्रश्नोत्तर संख्या कॉपी में डाल देना, फिर लिखना कहते हैं डॉट 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 करके अखाड़ा ही तो है। बस ऐसे लिख देना भैया, क्योंकि एग्जामिनर को ये तो पता चले आपने कौन सा गद्यांश किया है। जब उसको यही नहीं पता रहेगा भाई, वो आपको नंबर क्या देगा? ठीक है, तो चलो इसको लिखेंगे कैसे, पहले इसको समझो। एक एक क्वेश्चन का आंसर हम लिखना आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो देखो सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, कहते हैं डॉट 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 करके अखाड़ा ही तो है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। अब इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे, संदर्भ के रूप में लिखेंगे, फर्स्ट संदर्भ। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो फर्स्ट, पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें संदर्भ अच्छा लग रहा है, हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, नो डाउट। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। देखो ये हमारा हो गया लेखक का नाम, ये हो गया पाठ का नाम, और 2 नंबर कॉपी चेक करने वाला कर देगा आपके नाम। ऐसे बहुत इजी है, मतलब आप ऐसे लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसको ब्लैक पेन से रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। बस 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बस कॉपी पेन लेकर अच्छे से बैठ जाना। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इसका पीडीएफ मिल जाता तो मजा आ जाता। भैया पीडीएफ हमारे शुभम लेक्चरर ऐप पे आपको दिया जा रहा है। प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर ऐप सर्च करना, आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, रजिस्टर कर लेना। वहां पे सारे के सारे पीडीएफ आपको दिए जाते हैं। उसी ऐप में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, जाकर आप हमसे कॉल या कांटेक्ट भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जिसके नीचे रेखाएं हैं ना उसकी व्याख्या करनी है। जैसे देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में। इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के मॉडिफाई करके हम लोग लिख देंगे। देखो ध्यान से,
ऐसे लिखेंगे। दूसरा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो द्विवेदी जी कहते हैं कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। ठीक है, इतना हो गया। आगे भी देखते हैं है कि नहीं है। ठीक है। ये देखो, ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो ये उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। बस मतलब ये संसार जो है ना उसी को याद रखती है जिससे इसका स्वार्थ सिद्ध होता है। उसी लाइन को, उसी 2-3 लाइन को 4-5 लाइन में कर देना है, थोड़ा चेंज वेंज करके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, बाकी 2 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट है, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो जो हम बता रहे हैं, बाकी गद्यांश बहुत सारे हैं और मैंने पहले भी बताया है। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का, तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो इसका आंसर मैंने बताया था, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया। तो ऐसे लिख दो, देखो ये अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। बस इसका आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है भैया। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, बाकी 3 क्वेश्चन एकदम हलवा होते हैं, मतलब एकदम सिंपल होते हैं। ठीक है, चलो बच्चों चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो लेखक ने बताया है ये संसार बड़ा स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सिद्ध होता है। देखो ये चौथा, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। बस यही उठाकर लिख दो, 2 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सबका स्क्रीनशॉट करने का भी मौका दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? भैया सारे संसार को ही स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है, यही इसका सही आंसर होगा। मतलब सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। देखो 5वां यहां पे लिखा है, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। बस इसका भी 2 नंबर, यानी कि 10 में 10 आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर ऐसे लिखोगे भैया। और कॉपी चेक करने वाले जो भैया होते हैं ना, वो कहेंगे ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, 10/10। ठीक है, चलो हो गया, गद्यांश समझ में आ गया। अब मैं ये नहीं कहता हूं भैया कि एकदम घोल के यहां पे आपने पी लिया, लेकिन एक चीज है, आपको किसी भी चैप्टर का गद्यांश दे दिया जाए, अगर आपको चैप्टर का नाम पता है, उसके लेखक का नाम पता है, और उसमें कीवर्ड ज्यादातर गद्यांश में रहते हैं। ठीक है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप आएगा तो राष्ट्र कीवर्ड रहेगा या राष्ट्रीय रहेगा। ठीक है, अशोक के फूल आएगा, अशोक, भाषा और आधुनिकता में भाषा, निंदा रस में निंदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी की चीजें बिल्कुल इजी होती है, नो टेंशन। लेकिन अब बारी आती है बच्चों पद्यांश की। पद्यांश जो है ना ये अलग होता है, ये गद्यांश की तरह नहीं होता है कि आपको ऐसे सीधे सीधे आंसर दिया गया है बस उठाकर लिख लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पद्यांश भी आता है 10 नंबर का, मतलब नंबर सेम ही रहेगा। आपको ये पद्यांश दिया गया, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, गद्यांश की ही तरह लगभग इसको भी दिया जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो समझ लो। आपको इसका हिंदी मीनिंग जब पता होगा तभी आप पद्यांश को अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसमें हिंदी मीनिंग पता होगा तभी आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो मैं यही कहूंगा, कुछ चैप्टर हैं जिनका नाम मैं बता देता हूं, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत, कैकेयी का अनुताप, ऐसे 3-4 चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके इस पूरे चैप्टर को हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ लेना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन समझो इसको। देखो ध्यान से क्या है पद्यांश हमारा, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो मधुमेह संदेश। अब आप लोग पहचान सकते हो ये किस चैप्टर का है? अरे सिंपल है भैया,
श्रद्धा मनु चैप्टर का ये है, यहां पे श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, श्रद्धा जी जो है मनु से परिचय पूछती है उनका, तो अब मनु जो है श्रद्धा से परिचय पूछ रहे हैं। ठीक है, मनु श्रद्धा से परिचय पूछ रहे हैं और कह रहे हैं मनु श्रद्धा से, कौन हो तुम कौन हो वसंत के दूत, यानी कि वसंत मौसम के संदेशवाहक, यानी कि दूत के समान तुम कौन हो। बिरस पतझड़, बिरस का मतलब होता है नीरस, पतझड़, पतझड़ में अति सुकुमार, अति सुकोमल से दिखने वाले तुम कौन हो। मतलब मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हुए कहते हैं, हे तुम कौन हो वसंत, हे वसंत के दूत तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़ के मौसम के बाद बसंत के आने से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे इस नीरस जीवन में हरियाली की तरह आए तुम कौन हो। ठीक है, आगे देखो कहते हैं, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। वो कहती है घन बादल, तिमिर अंधकार में चपला बिजली की रेखा, रेखा के समान, और तपन में प्रचंड गर्मी में शीतल ठंडी मंद धीमी धीमी बयार वायु के समान तुम कौन हो। वो कहती है इस घनघोर बादल में, इस अंधकारमय बादल में एक बिजली की रेखा के समान और इस प्रचंड गर्मी में मंद मंद यानी कि धीरे धीरे बहने वाली वायु के समान तुम कौन हो। मतलब मनु अब श्रद्धा का परिचय पूछते हैं। फिर होता क्या है, अब भाई पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ही श्रद्धा जी को। तो अब क्या होता है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमय को जो मध में संदेश। मतलब लगा कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, आया हुआ व्यक्ति। आगंतुक व्यक्ति का मतलब होता है आया हुआ व्यक्ति। तो अब यहां पे आगंतुक व्यक्ति के द्वारा श्रद्धा जी को कहा जा रहा है, आगंतुक व्यक्ति उनको बताया जा रहा है। ठीक है, तो लगा कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, आया हुआ व्यक्ति, मिटाता हुआ उत्कंठा का मतलब होता है जो जिज्ञासा होती है। ठीक है, सविशेष यानी कि तीव्र। तो अब क्या होता है, श्रद्धा जी मनु की तीव्र जिज्ञासा को मिटाती हुई मधुर वाणी में बोलती हैं। ठीक है, आगंतुक व्यक्ति जो है, जो श्रद्धा जी हैं बोलती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है ना, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधु में संदेश। मतलब ऐसा लगता है जब श्रद्धा जी बोल रही है ना, तो ऐसा लगता है उनके वाणी से अमृत टपक रही है। ऐसा लग रहा है दे रहा हो कोकिल सा आनंद, कोकिल यानी कि कोयल जैसा आनंद, कोयल जैसी प्रसन्नता, सुमन को यानी कि पुष्प को जो मधुमय संदेश यानी कि संदेश दे रहा हो। ऐसा लग रहा है ना, जब वो बोलती है तो ऐसा लग रहा है दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। ऐसा लग रहा है कि कोयल जो है ना, पुष्प को वसंत ऋतु के आने का संदेश दे रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस समय। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब भैया इसमें शीर्षक और कवि में कोई ट्रिक नहीं है कि श्रद्धा मनु लिखा है, कहीं लिखा है नहीं लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं चैप्टर पद्यांश में आप पढ़ लो। ठीक है, तो शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसकी अपनी भाषा में आप व्याख्या करो, जैसा मैंने बताया वैसे लिख दो। तीसरा, आगंतुक व्यक्ति से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो आगंतुक व्यक्ति के माध्यम से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है। श्रद्धा जी को आगंतुक व्यक्ति बताया गया है। पांचवा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, तो भैया पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा यानी कि जिज्ञासा को मिटाने की बात कही गई है। हिंदी मीनिंग पता है तो ये सब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। पांचवा, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, तो पद्यांश में श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है। बस हो गया भाई, सिंपल सा था। तो अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले लिखेंगे कौन हो तुम डॉट 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 करके मधुमय संदेश। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलो भैया, सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं कौन हो तुम डॉट 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 करके मधुमय संदेश। अब सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप फर्स्ट लिखकर डायरेक्टली लिख सकते हैं शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, लेकिन हम एज आ संदर्भ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता
कविता से अवतरित है। देखो जयशंकर प्रसाद जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है कामायनी, तो ये कामायनी से लिया गया एक शीर्षक है, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। जहां पे मैंने अंडरलाइन किया है ये ब्लैक पेन से आप लिखिएगा। ये हुआ कवि का नाम, ये हुआ शीर्षक का नाम, ये हुआ जहां से ये लिया गया है, और पद्य भाग को भी ब्लैक से लिखना। ठीक, ऐसे करोगे तो 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से समझो। दूसरा क्वेश्चन हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ये जो रेखाएं हैं, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। ठीक है, चलो भैया लिख देते हैं। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, एक हेडिंग डालेंगे बहुत प्यारा सा। देखो, मनु श्रद्धा से उनका परिचय जानने हेतु प्रश्न करते हुए कहते हैं कि मेरे इस अत्यंत निराशापूर्ण और अंधकारपूर्ण जीवन में काले बादलों के बीच बिजली की रेखा के समान और वेदना एवं व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद गति से चलने वाली पवन के समान कौन हो तुम। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, आगे भी देखते हैं है कि नहीं है, बस खत्म। ठीक है, तो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दो, 2 नंबर आपका यहां पे भी कंप्लीट है। तीसरा, आगंतुक व्यक्ति के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है। अरे भैया सिंपल सा तो है, अभी मैंने बताया था। देखो तीसरा वाला, आगंतुक व्यक्ति शब्दों के माध्यम से श्रद्धा की ओर संकेत किया गया है, मतलब श्रद्धा जी की ओर संकेत किया गया है। लास्ट के 3 क्वेश्चन, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश हो, लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन, 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं भैया, चल खुल जाओ। चौथा, पद्यांश में किसकी उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है भैया। पद्यांश में किसकी उत्कंठा या किसकी जिज्ञासा को मिटाने की बात कही गई है, तो देख लो। पद्यांश में श्रद्धा के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है, मतलब इस पद्यांश में श्रद्धा जी के द्वारा मनु की उत्कंठा मिटाने की बात कही गई है। 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर और हमारा कंप्लीट करना है भैया। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो 5वां, पद्यांश में किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, मतलब किसके बीच बातचीत हो रही है। तो 2 ही लोग हैं, श्रद्धा और मनु जी। तो लिख दो, पद्यांश में मनु और श्रद्धा के बीच संवाद हो रहा है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। और ऐसे लिखकर आओगे तो ऐसे आपको 10 में 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एकदम सिंपली, कोई एक भी नंबर नहीं काट सकता। लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। अब यहां पे मैं मौका देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या इसी का ले लो। क्वेश्चन तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो शुरू से ले लो। ठीक है, मतलब पद्यांश का, गद्यांश का तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, ये देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सारा का सारा। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो पद्यांश था, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर कैसे आपको लिखना है। ठीक है, और लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस। ठीक है, हो गया। तो आज का हमारा जो क्लास है ना, वो यहीं पर फाइनली फिनिश होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं भैया, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।